बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इस कॉन्सेप्ट की एकेडमिकली इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये कॉन्सेप्ट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्लिक्ट का होना एक नेचुरल फैक्टर है, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे से सोशली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली और इवन फिजिकली मुख्तलिफ होते हैं। हमारी नीड एक दूसरे से फर्क होती हैं, हमारी प्रेफरेंसेस में डिफरेंस होता है, हमारे गोल्स एक दूसरे से फर्क होते हैं। तो इस तरह की डिफरेंसेस की वजह से हम डिफरेंट सोचते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है या होता है। और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कोशिश की जाती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम थॉमस किलमैन के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उन 5 टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज को विद एग्जांपल समझेंगे जिनके जरिए हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन टेक्निक्स को सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल कर सकें। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अगर हम जनरली बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दो वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट और मैनेजमेंट का मजमुआ है, जिससे मुराद यह है कि किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट को मैनेज करना। अमूमन हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में ये समझते हैं कि दूसरों से अपनी बात मनवाना, जबकि दूसरी जानिब मुखालिफ पार्टी भी यही ख्याल करती है कि वो अपनी बात मनवा ले। और जब दोनों पार्टीज एक पॉइंट पर मुत्फिक हो जाएं या किसी एक ऐसे फैसले पर एग्री कर लें जो दोनों पार्टीज के ऑब्जेक्टिव को मीट करता है और उस फैसले से मजीद कोई डिसएग्रीमेंट पैदा नहीं होता, इसी को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्पेसिफिक डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहली है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स सेंसिबली, फेयरली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किन किन रीजन की वजह से अराइज हुआ है। दोनों पार्टीज के कंसर्न्स को देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, और आफ्टर एनालिसिस आप सेंसिबली, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ दैट इज सेंसिबली। अब यहां सेंसिबली से मुराद यह है कि आपने इमोशनल होकर डील नहीं करना, बल्कि तमाम हरकत का बकायदा जायजा लेकर कोई ना कोई फैसला करना है। फिर दूसरा वर्ड जो यूज हुआ दैट इज फेयरली, मींस कि सिर्फ आपने अपना या अपना कोई जाती मुफाद नहीं देखना, बल्कि दूसरों के इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखकर मुनसफाना तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को डील करना है। तीसरी बात जो इस डेफिनेशन में की गई है दैट इज एफिशिएंटली, मतलब कि मौसर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, मींस के ऐसा तरीकेकार या हल निकालना जो वाकई में तनाजे का हल पेश करे। मजीद अगर इस पॉइंट पर बात करूं तो कोएफिशिएंटली से मुराद यह भी होगा कि कम से कम वक्त में रिसोर्सेज का वेस्ट किए बगैर ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिससे दोनों पार्टीज के ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड वेयर नेगेटिव रिजल्ट्स आर मिनिमाइज्ड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आर प्रायोरिटाइज्ड। मींस के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए डिसएग्रीमेंट को या क्लैशेस को खत्म किया जा सकता है या किया जाता है, और ऐसा तरीकेकार डिफाइन किया जाता है कि जिसके जरिए कोशिश की जाती है कि किसी भी किस्म के नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए, बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो। सो लेट्स सम अप द डिस्कशन। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से मुराद ये हुई कि किसी भी किस्म के डिसएग्रीमेंट या क्लैशेस को खत्म करना और इस तरीके से मामले को रिजॉल्व करना जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो। उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमस किलमैन के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल की। सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल के बैकग्राउंड की। इन 1974 दो रिसर्चर्स जिनका नाम नील थॉमस और रॉल्फ किलमैन था, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी किया कि वो लोग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करते हैं और क्या स्ट्रेटेजीज या टेक्निक्स वो अडॉप्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों रिसर्चर्स ने वर्कर्स के इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तमाम स्ट्रेटेजीज को फिल्टर किया और 5 बेस्ट मेथड्स को डेवलप किया जिनके जरिए कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता है। फिर इन्हीं 5 मेथड्स की बेसिस पर थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल या थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मॉडल इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद रखी गई, जिसको TKI का नाम भी दिया गया। सबसे पहले अब हम इस मॉडल को समझते हैं, ये मॉडल है क्या। आप स्क्रीन की तरफ गौर से देखें। इस मॉडल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 2 डायमेंशंस को लिया गया है। एक्स एक्सिस पर कोऑपरेटिव, यहां कोऑपरेटिव से मुराद कोऑपरेशन, दैट मींस कि आप दूसरों के कंसर्न्स या नीड्स का ख्याल रखते हैं। इस मॉडल में कोऑपरेशन के 2 पैरामीटर्स को लिया गया है,
एक हाई दूसरा लो। यानी कि हाई कोऑपरेटिवनेस या हाई कोऑपरेशन से मुराद ये है कि आप दूसरों के कंसर्न्स या उनकी नीड्स का ज्यादा ख्याल रखते हैं, और लो कोऑपरेटिव से मुराद ये है कि आप अनकोऑपरेटिव हैं, यानी कि आप दूसरों की नीड्स या उनके कंसर्न्स की कोई परवाह नहीं करते। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के डायमेंशन की, दैट इज असर्टिव। असर्टिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है जारहाना, यानी कि हिम्मत वाला, खुद के ऊपर एतमाद करने वाला। अब इस मॉडल में असर्टिव के वर्ड को ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनको अपने ऊपर एतमाद है और इसी खुद एतमादी की बदौलत वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो यहां असर्टिव से मुराद है कि अपनी नीड्स या अपने डिजायर आउटकम्स पर फोकस करना। अब इसी तरह असर्टिव के भी दो पैरामीटर्स हैं। हाई असर्टिव, जिससे मुराद यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपनी नीड्स पर फोकस करते हैं और उनके लिए कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ इसी तरह लो असर्टिवनेस है, जिससे मुराद यह है कि आप अपनी नीड्स या डिजायर आउटकम्स के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों डायमेंशंस की बेसिस पर थॉमस किलमैन ने ये 5 क्वाड्रेंट्स या 5 मेथड्स ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप किया। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम वन बाय वन हर एक मेथड को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है अवॉइडिंग। इंडिविजुअल डज नॉट परस्यू हिज और हर ओन कंसर्न्स और दोज ऑफ अदर पर्संस। देखिए, अवॉइडिंग का मतलब होता है बचना, दूर रहना या अलग होना। थॉमस किलमैन ने अवॉइडिंग की स्ट्रेटेजी को तब यूज करने को कहा कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपकी नीड्स या कंसर्न ज्यादा ना हो और इसी तरह से दूसरों की नीड्स या कंसर्न का भी ज्यादा ख्याल ना किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होता है। और अवॉइडिंग इस स्ट्रेटेजी को यूज करने का जो आउटकम आता है वो है लूज लूज, यानी कि दोनों पार्टीज को कोई फायदा नहीं होता। और अवॉइड करने की कई रीजंस हो सकती हैं या फिर हम इनके बेनिफिट्स क्या हैं। जिस तरह पहला बेनिफिट या रीजन हो सकती है नो सेल्फ इंटरेस्ट एंड डज नॉट हैव कंसर्न फॉर अदर्स। चूंकि आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है या कम है और इसी तरह आपको दूसरों की भी कोई परवाह नहीं है, तो क्या जरूरत है किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की। बेहतर है सिचुएशन से दूर रहा जाए। दूसरा रीजन जो हो सकता है सेटिंग अप मोर फेवरेबल कंडीशंस, मींस के आप अवॉइड करके कुछ डिले करते हैं ताकि मामला कूल हो जाए या सिचुएशन को मजीद एनालाइज किया जा सके। लेकिन एक बात का यहां ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि बहुत ज्यादा डिले किसी बड़े झगड़े की रीजन भी बन सकता है, तो लिहाजा डिले करें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तीसरा जो है वो है रिड्यूसिंग स्ट्रेस फॉर टाइम बीइंग। देखिए, अवॉइड करने का एक बेनिफिट ये है कि आप वक्ती तौर पर स्ट्रेस से बच जाते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को अगर नेगेटिव लिया जाए तो वो शदीद स्ट्रेस या एंजाइटी का सबब बन सकता है। अब अगली जो बात करता हूं वो है कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस मेथड। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, और इसी तरह इस मेथड को यूज करने की भी कॉस्ट है। जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अवॉइड करके हो सकता है आपके रिलेशंस दूसरों के साथ और ज्यादा खराब हो जाएं या किसी भी किस्म के डिले की वजह से इन टाइम डिसीजन मेकिंग जो है वो मुतासिर हो जाए। अब मैं आपको ये मेथड जो है एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जॉन एंड डेविड दोनों किसी ऑडिशन में काम करते हैं। इन दोनों के दरमियान एक न्यू प्रोडक्ट के डिजाइन के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जॉन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डेविड को मजीद बात करने से अवॉइड करता है ताकि दोनों कूल हो जाएं। अगले दिन जॉन और डेविड के बॉस इन दोनों के दरमियान पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देते हैं। वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और वो इनका कॉन्फ्लिक्ट जो आपस में रिजॉल्व कर देते हैं। तो इस एग्जांपल से ये साबित हुआ कि चूंकि दोनों ही इंप्लाई हैं ऑर्गेनाइजेशन में और दोनों का अपना जाती मफाद तो नहीं है, तो लिहाजा अवॉइड करके आपस के ताल्लुकात को खराब ना किया जाए, बल्कि थोड़ा सा डिले करके मामले को हल किया जा सकता है। अब जिस तरह इस एग्जांपल में मैंने बात की कि इस एग्जांपल में इसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो जरूर है। आप कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट तो है, वो ये। इस एग्जांपल में भी अगर आप देखें तो दोनों ने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया या ज्यादा देर तक उसको डिले किया। अब उसका नुकसान ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल होना था वो फाइनल नहीं हो सकेगा, वो डिले हो जाता है। उसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि जो नई प्रोडक्ट राइट टाइम पर मार्केट में लॉन्च करनी थी वो नहीं हो सकेगी। उसका नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन को होगा ही होगा, लेकिन कंपेटिटर उसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वो आपके टारगेट कस्टमर जो है उसको अपनी प्रोडक्ट की तरफ ले जा सकते हैं। तो लिहाजा अवॉइडिंग की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते वक्त तमाम पहलुओं पर गौर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट मेथड है कोलैबोरेटिंग। आप गौर करें, ये अवॉइडिंग का ऑपोजिट है, यानी कि विन विन सिचुएशन। लाइक वर्क्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट फुली सेटिस्फाइज द कंसर्न्स ऑफ बोथ। दैट मींस लर्न्स फ्रॉम द अदर्स इनसाइट एंड ट्राइज टू फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन। द आउटकम इज विन विन। थॉमस किलमैन कहते हैं कि यह मेथड या स्ट्रेटजी तब अडॉप्ट की जाती है जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपका अपना इंटरेस्ट ज्यादा हो
और साथ में आप दूसरों के कंसर्न्स का भी ख्याल रखना चाहते हैं। मींस कि आपके नजदीक रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और आप उस रिलेशन को खोना नहीं चाहते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा सोल्यूशन डेवलप करते हैं जिससे दोनों पार्टीज के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। और यह तब पॉसिबल होता है जब आप दूसरों के कंसर्न्स को दुरुस्त अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। अगरचे ये मेथड मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। अगर बात करें इस मेथड की रीजंस की, तो सबसे पहला इसका रीजन ये है बेटर आउटकम। मींस इस मेथड को तब यूज किया जा सकता है कि जब आपको यह लगता हो कि इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके बड़ा बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट रीजन इज स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। मींस कि आप दूसरी पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात इंटीग्रेट रखना चाहते हैं। इसी वजह से आप दूसरों के साथ बैठकर उनकी बात सुनते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट की तरफ जाते हैं। इस मेथड की भी कॉस्ट है यूज करने की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विन विन सिचुएशन को हासिल करने के लिए आपको लोगों के साथ बैठना पड़ता है, फिर सेम फीलिंग्स के साथ उनकी बात को समझना होता है। फिर जाहिर सी बात है कि ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिसमें दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाए, तो यकीनन इस तरह के हल को तलाश करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। और फिर साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल की भी जरूरत होती है ताकि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। इस मेथड की एग्जांपल की बात करें तो हमने दो कैरेक्टर्स को लिया है, फैसल और अहमद। दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। फैसल का बिजनेस शेयर ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों एक दूसरे की बात से मुत्तफिक हो जाते हैं, लेकिन एक दफा उन दोनों के दरमियान अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जीएम मार्केटिंग की अपॉइंटमेंट पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फैसल का ख्याल यह है कि हमें अपने एग्जिस्टिंग मार्केटिंग मैनेजर, जिसे उस ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल का तजर्बा हो गया, उसको प्रमोट करके जीएम मार्केटिंग बना देना चाहिए। जबकि अहमद का ख्याल यह है कि ऐसा जीएम मार्केटिंग हायर किया जाए जिसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो या वो ऑलरेडी इस कैपेसिटी पर काम करता हो। अब फैसल चाहे तो अहमद के ऊपर अपना डिसीजन इंपोज कर सकता है क्योंकि उसके शेयर ज्यादा है। जाहिर है जिसके शेयर ज्यादा है मालिक तो वही है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए फैसल जो है वो कोलैबोरेटिव टेक्निक को यूज करता है। फैसल अहमद के साथ काफी मीटिंग करता है और दोनों उस सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। और फैसल और अहमद दोनों जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करते क्योंकि उनके नजदीक अपने अपने इंटरेस्ट के साथ साथ रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली फैसल अहमद को यह कहता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग मार्केटिंग मैनेजर को 6 मंथ तक के लिए जिम मार्केटिंग बना देते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहेंगे। और नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही तो वो कंटिन्यू करेगा, और अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहती तो फिर जो ऑप्शन अहमद दे रहा है उसी को फॉलो किया जाएगा। इसी को कोलैबोरेटिव अप्रोच कहते हैं, जिसमें सेल्फ कंसर्न्स के साथ साथ रिलेशनशिप का भी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट मेथड है कंपीटिंग। इसको पावर मूव क्वाड्रेंट भी कहते हैं, जिसमें किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं जबकि दूसरों के साथ रिलेशनशिप की ज्यादा परवाह नहीं होती। इस मेथड को तब यूज किया जाता है जब आप सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहते हैं बगैर इस बात की परवाह किए कि दूसरे इंडिविजुअल को फायदा मिलेगा या नहीं। इस मेथड का जो आउटकम है वो विन लूज की सूरत में है। मींस के एक पार्टी जीतती है दूसरी हारती है। अमूमन इस मेथड को तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई क्विक डिसीजन करना हो और आप बाकी लोगों से किसी भी किस्म की डिबेट में नहीं पड़ना चाहते, या समटाइम्स कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन याद रखिए इस मेथड की भी कॉस्ट है जो अमूमन अनप्रोडक्टिविटी की सूरत में आती है। इस टेक्निक को अडॉप्ट करके आप टीम वर्क को मुतासिर कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंपोज कर रहे हैं जबकि दूसरों की बात को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं या आप उनकी बात को नहीं सुन रहे। तो इस मेथड की एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि राशिद एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। वो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। जब वो अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस उसे उसकी ड्यूटीज के बारे में बताता है और उन ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करना है वो भी उसे गाइड करता है। जवाब में राशिद अपने बॉस को काम के हवाले से अपने आइडियाज शेयर करता है जिससे उसका बॉस एग्री नहीं करता। उसको कहता है कि चूंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं इसलिए जो तरीकेकार मैंने तुम्हें बताया है तुम सिर्फ उसी तरीके से काम करोगे। अब जरा गौर करें इस एग्जाम्पल में बॉस का राशिद के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट आया वो काम के तरीकेकार के हवाले से था क्योंकि बॉस ये चाहता था कि राशिद उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से मैंने उसको बताया। अब इस सिचुएशन में देखिए कि बॉस का अपना इंटरेस्ट जो है वो हाई है क्योंकि उसने अपना बॉसी एटीट्यूड बरकरार रखना है और उसे राशिद के साथ रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचेगा।
तो बॉस ने कंपीटिंग अप्रोच के साथ राशिद के साथ होने वाली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया कि भाई मेरा जो असर्टिवनेस है वो हाई है एंड आई डोंट बॉदर कि तुम मेरे इस रिलेशनशिप को कैसे कंसीडर करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं लिहाजा तुमने मेरी बात को मानना है। नेक्स्ट मेथड है अकोमोडेटिंग। इसको कंपीटिंग का ऑपोजिट भी कहते हैं। इस मेथड के बारे में कहा जाता है कि किल योर एनिमीज विद काइंडनेस। इंडिविजुअल निग्लेक्ट्स हिज और हर कंसर्न टू सेटिस्फाई द कंसर्न्स ऑफ अदर पर्सन। इस मेथड को तब यूज किया जाता है कि जब आपका अपना इंटरेस्ट कम हो या वो सिचुएशन, वो मामला आपके लिए ज्यादा अहमियत ना रखता हो, जबकि ऑन द अदर साइड आपके नजदीक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या ये भी हो सकता है कि उस सिचुएशन की कोई खास आउटपुट ना हो और आप उस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहते, जबकि दूसरे के नजदीक उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, तो फिर आप अपने आप को लूज करके दूसरे को विन करवा देते हैं। या अमूमन ऐसी सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहां आपको लगता है कि आप गलत हो सकते हैं। इस मेथड के इस्तेमाल का फायदा या इसकी रीजन ये है कि आपके रिलेशनशिप मजबूत हो जाते हैं और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट को आप क्विकली खत्म भी कर लेते हैं। लेकिन इस मेथड की भी कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है कि चूंकि आप सरेंडर कर देते हैं अगले के लिए, तो दूसरी तरफ अमूमन लोग आपको कमजोर कंसीडर करना शुरू कर देते हैं और फिर हर दफा वो आपसे सेम बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिससे आपकी सेल्फ मोटिवेशन या रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। और अमूमन कहा जाता है कि इंसान को अपनी रिस्पेक्ट कभी नहीं खोनी चाहिए। जिस तरह इमाम अली ने हजरत हसन को एक नसीहत की थी कि हसन अपनी जिंदगी में कभी अपनी अहमियत नहीं खो देना, कि लोग कहें कि जाओ हसन तुम्हारी खैर है। तो जो भी हो, इंसान को अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए। मजीद चलते हैं, मेथड की एग्जांपल को भी देख लेते हैं। एक मार्केटिंग मीटिंग में स्प्रिंग के सीजन के हवाले से कपड़ों के डिजाइन पर बात हो रही है। जॉन का ख्याल यह है कि मिक्स कलर के डिजाइन होने चाहिए, जबकि जेन का ख्याल यह है कि सिर्फ ब्राइट कलर्स हों। चूंकि जॉन जो है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, इसलिए जेन किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जॉन की फेवर में बात कर देती है या कलर चॉइस का अख्तियार उसको दे देती है। इसको अकोमोडेटिंग मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करके दूसरों के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपके नजदीक रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल का जो आखिरी मेथड है, दैट इज कंप्रोमाइजिंग। मीन्स फाइंड अ सोल्यूशन विच इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। द आउटकम इज विन विन। देखिए, कंप्रोमाइजिंग का मतलब होता है स्प्लिट द डिफरेंसेस। इस मेथड के जरिए एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढा जाता है जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल होता है। उर्फी आम में बात करें तो कुछ दो और कुछ लो वाले फलसफे के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाता है जिनके जरिए दोनों पार्टीज अगरचे पूरे ऑब्जेक्टिव्स तो हासिल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट का जरूर मिल जाता है और साथ में रिलेशनशिप भी कायम रहता है। इस मेथड की रीजंस की बात करें तो दोनों पार्टीज फेयर होती हैं, वो एक दूसरे की बात सुनती हैं और वो कोशिश करती हैं कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ जरूर मिले, जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होता है कि दोनों के रिलेशनशिप जो है वो बच जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस मेथड को यूज करने की कॉस्ट है। वो कॉस्ट ये कि शॉर्ट रन में तो ये तरीकेकार कामयाब है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं, क्योंकि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो पाते। रूट कॉज अभी वहीं पे है जो बाद में किसी प्रॉब्लम जो है उसकी कॉज बन सकती है। अब हम बात करते हैं इस मेथड की एग्जांपल की। अहमद और अली दोनों एक एड कंपनी में काम करते हैं। दोनों नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार कर रहे हैं। अहमद का ख्याल यह है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक बंदे को हायर करना है, जबकि अली डिजिटल एड्स के बजट को इंक्रीज करना चाहता है, और ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के दरमियान। दोनों कंप्रोमाइजिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए सोल्यूशन ये ढूंढते हैं कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट को बजाय परमानेंट हायर करने के उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर कर लिया जाए, और पार्ट टाइम जॉब पर हायर करने से जो पैसे बचेंगे वो पैसा जो है वो डिजिटल एड्स के बजट में ऐड कर दिया जाए, ताकि अल्टीमेटली उसका बजट, उस हेड का बजट जो है वो इंक्रीज हो जाए। आल्दो इस मेथड के जरिए दोनों के कंसर्न्स पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुए, लेकिन कंप्रोमाइज करके उन्होंने दरमियानी रास्ता निकाल लिया है ताकि कुछ ना कुछ जरूर हासिल हो और रिलेशनशिप भी बरकरार रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल। उम्मीद करता हूं कि आज आपने थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।